गुड इवनिंग। आई होप आई एम ऑडिबल। अगर कोई क्लास में है, जो लोग भी क्लास में है, तो प्लीज़ मैसेज करके चैट बॉक्स में बता दें वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। थैंक यू प्रतिमा। हम लोग 10 मिनट में शुरू करेंगे। 10 मिनट में स्टार्ट करेंगे और लोग भी आ जाएं क्लास में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और लोग भी आ जाते हैं। अभी 8 बजे से हमारी क्लास शेड्यूल है, तो बाकी लोग भी आ जाते हैं, फिर क्लासेस हम अपने स्टार्ट करते हैं।
गुड इवनिंग मोनिका। आई होप I'm ऑडिबल टू ऑल एंड हम लोग अभी थोड़ी देर में क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे। बेयर एक्ट विजिबल है आप लोगों को तो बता देंगे आप लोग। थैंक यू थैंक यू। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रदीप। आई होप आप लोग अपने साथ बेयर एक्ट लेके बैठे होंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट भी क्लास के समय आप लोग अपने पास लेके बैठे रहिएगा। जितनी भी क्लासेस होंगी सबकी बेयर एक्ट आप लोग अपने साथ लेके बैठेंगे। अगर नहीं है तो बेयर एक्ट को परचेज कर लीजिए। अभिषेक गुड इवनिंग।
थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच। तो गुड इवनिंग एवरीवन। 8 बज चुके हैं, क्लास का टाइम हो गया है हमारे। आज फर्स्ट लेक्चर था तो मैंने 5 मिनट पहले ही क्लास को स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा सेटिंग देखने के लिए। होपफुली आई एम ऑडिबल एंड वेयर एक्ट इज विजिबल टू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से हमारा जो सब्जेक्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझते हैं। और बेसिकली जो क्लासेस हैं मेरी जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट जो लोग हैं, जो भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या जो जज बनना चाहते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल है। साथ में एलएलबी के भी बच्चे जो हैं, जो लोग एलएलबी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, सीए सीएस वाले जो हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो सीए में भी पढ़ाया जाता है, सीएस में ही पढ़ाया जाता है, उन्हें भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे मिलेंगे जो उनके लिए बेनिफिशियल होंगे। जो सबसे इजी, अगर मैं जुडिशरी की बात करूं या एलएलबी सब में जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उसकी बात करूं तो जो सबसे इजी सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है। और आज मेरे यूट्यूब का ये पहला लेक्चर लाइव लेक्चर है, तो मैंने सोचा इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं और आगे फिर धीरे 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 डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ चलेंगे, जिससे मेरा और जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक कनेक्शन भी हो जाए। ऐसा ना लगे कि क्या पढ़ाया जा रहा है और सर क्या बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो होपफुली बेयर एक्ट आप लोगों के साथ में होगा। और मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। क्लास में मैं आप लोगों को प्री और मेंस दोनों के हिसाब से पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो प्री का, जो अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को जुडिशरी का इंट्रोडक्शन दूं, तो 3 स्टेज का पेपर होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा, बट स्टिल मैं आप लोगों को बता दूं अगर कोई नया है। तो सबसे पहला जो पेपर होता है उसे प्रिलिमिनरी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म प्री में। दूसरा मेंस होता है और तीसरा इंटरव्यू होता है। प्री में जो आपके सब क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे और उसमें से आपको ऑप्शन चूज करना है। ये जो प्री वाला होता है ये बेयर एक्ट फोकस्ड होता है। प्री की जो पढ़ाई होती है वो बेयर एक्ट फोकस्ड होती है। 90% या मैं बोलूँ 95% जो पेपर प्री का आता है वो बेयर एक्ट से ही आता है, बाहर से कहीं से नहीं आएगा। ये जो 5% एक्स्ट्रा है वो आएगा बाहर से, जैसे केस लॉज हो गए या कुछ और आ गया, तो आप इसको चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। ये जो 95% पेपर है वो बेयर एक्ट से ही आएगा। और मैं आपको बता दूं, जज बनने के लिए आपको 100% पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सब कुछ 100% जानना ही जानना है। 80 to 85% भी अगर आप जानते हैं तो आप जज बन जाएंगे बड़े आराम से। स्कॉलर नहीं बनना है आपको, जज ही बनना है ना। तो 80 to 85% भी अगर आपको पता है, नॉलेज है, तो आप बड़े आराम से जज बन जाएंगे। तो जैसा मैंने बताया, ये जो प्री का पेपर होता है वो पूरा बेयर एक्ट फोकस होता है। इसमें थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ती कहीं से भी। प्री के बाद जो मेंस आता है, होता तो ये भी बेयर एक्ट फोकस्ड ही है, बट इसमें थ्योरी की जरूरत पड़ती है, जो मैं साथ में आप लोगों को टाइम टू टाइम बताता भी रहूंगा।
लेकिन जो मेंस का, अब जैसे प्री के लिए हमें पूरी वेयर एक्ट पढ़नी है, मेंस की जो स्टडी होती है, मेंस की जो तैयारी होती है, वो बड़ी लिमिटेड एरिया से होती है। मेंस के लिए हमें पूरा वेयर एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत लिमिटेड एरियाज हैं, क्योंकि जब मैं आपको दिखाऊंगा आपको, तो कुछ सेक्शंस बड़े छोटे छोटे से हैं। अब उनसे मेंस के क्वेश्चन नहीं बन सकते। कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बड़े छोटे हैं, उनसे प्री के क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन मेंस के क्वेश्चन नहीं बनेंगे उनसे। तो उनसे ऑब्वियसली मेंस का पेपर नहीं पूछा है, मेंस का क्वेश्चन, मेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा। जो बड़े रहेंगे, जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, जिन पे थ्योरी हो सकती है, उसी टॉपिक से मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये मेंस भी जो होता है, होता तो बेयर एक्ट फोकस्ड ही है, लेकिन इसमें थ्योरी की जरूरत होती है, और साथ में केस लॉस तो होते ही होते हैं। और उसके बाद जो मेंस क्वालिफाई किया आपने, तो आप आएंगे इंटरव्यू में। अब इंटरव्यू क्या होता है? ये आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करता है। आपकी नॉलेज को चेक नहीं करते बिल्कुल भी इंटरव्यू में। अगर किसी को लगता है कि इंटरव्यू में नॉलेज को चेक किया जाता है, तो नॉलेज को बिल्कुल नहीं चेक करते इंटरव्यू में। मेंस तक आपकी नॉलेज चेक होती है। आपने मेंस दे दिया, आप इंटरव्यू में पहुंच गए हैं, जो इंटरव्यूअर है उसको पता है कि इस बच्चे को लॉ आता है, तभी ये इंटरव्यू में पहुंचा है। इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी चेक होगी, तो उसमें आपके लॉ के क्वेश्चन होंगे, आपसे पर्सनल क्वेश्चन होंगे, आपसे जनरल इश्यूज, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 3 स्टेज होता है हमारा किसी भी जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। आते हैं आज के अपने टॉपिक पे, जो कि है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 7 से 8 दिन में, या हो सकता है कुछ ज़्यादा लग जाए। मैं कोशिश करूंगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंप्लीट किया जाए, और उसके बाद से फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाएंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग रेगुलर बने रहेंगे, क्योंकि एक भी क्लास अगर स्किप करेंगे तो फिर वो कॉन्सेप्ट आपका चला जाएगा। तो यूट्यूब है तो वीडियो आपको फिर मिल जाएगी वहाँ पे, बट एक जो लाइव क्लास का जो मज़ा होता है, वो लाइव क्लास में ही होता है। तो कोशिश करेंगे आप लोग कि आप लोग क्लास को मिस ना करें। आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। एक गाना सुना होगा आप लोगों ने, पुराने जमाने का गाना है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो इसी गाने पे ही बना हुआ है। गाने पे बना हुआ है कि कहने का मतलब ये नहीं है कि वो गाना आया उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उस गाने से काफी पहले का। बट अगर वो सॉन्ग अगर आपको समझ में आ गया, उसका अर्थ समझ में आ गया, तो आप यही मान के चलिए कि यही कॉन्ट्रैक्ट भी है। कॉन्ट्रैक्ट कुछ और नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट है क्या? जो प्रॉमिस किसी व्यक्ति से किया गया हो, उसी को फुलफिल करवाना इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक जूरिस्ट से सर विलियम एंसन नाम सुना होगा कुछ लोगों ने। एंसन नाम से वो ज्यादा फेमस है। अगर जूरिस्प्रूडेंस आप कभी पढ़ेंगे, देखेंगे, तो एंसन नाम बहुत ज्यादा आता है। तो सर विलियम एंसन ने भी कॉन्ट्रैक्ट को यही डिफाइन किया। कॉन्ट्रैक्ट है क्या? एक व्यक्ति से जो प्रॉमिस किया गया, उस प्रॉमिस का एनफोर्समेंट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। और वो गाना याद कर लीजिए, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जो प्रॉमिस आपने किया, यू हैव टू परफॉर्म योर प्रॉमिस। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आप रन अवे करेंगे, तो दूसरी पार्टी जिसका नुकसान हो रहा है आपके भागने से, वो कोर्ट को अप्रोच करेगा। सेक्शन 2H दिखाऊंगा अभी मैं, जो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ एज ए कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया? कि अगर आप अपनी प्रॉमिस अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करते हैं, तो मैं कोर्ट जाऊंगा, आपको कोर्ट में घसीटा जाएगा। तो या तो आप प्रॉमिस मत करिए, और अगर प्रॉमिस कर रहे हैं तो प्रॉमिस को फुलफिल करिए। दिस इज एक जनरल वे में एक कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन है, और कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन एक यही उठता है कि सर अगर कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट यही है, तो फिर बेयर एक्ट में इतने सेक्शंस कहां से आ गए? 2 पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट है। पार्ट 1 जो है उसमें 75 सेक्शन तक है, और पार्ट सेकंड में उसके बाद स्टार्ट होता है सेक्शन 124 ऑनवर्ड्स। बीच वाला गायब है, मैं बताऊंगा अभी आप लोग को बेयर एक्ट दिखाते समय। तो ये जो, अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट पार्ट का, सेक्शन 1 to 75,
ये कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स है। कितने कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कैसे करना है, पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटीज क्या क्या है, यही सब ये वेर एक्ट बताता, कुछ नया नहीं बताता, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताता। और हम और आप डेली अपने लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते हैं। कैसे? तो शॉप पे जाते हैं, टूथब्रश टूथब्रश खरीदना है, ब्रेड खरीदना है, बटर खरीदना है, कुछ भी जो भी आप खरीद रहे हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आजकल तो कॉन्ट्रैक्ट और भी एडवांस हो चुका है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट और बाकी के मीशो जैसे जो भी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स हैं, आप वहाँ से भी ऑनलाइन करते हैं शॉपिंग। तो ये सब है क्या? दीज ऑल थिंग्स आर कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एक्ट है, इकलौता ऐसा एक्ट है जो आपके डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व है, और हम उसको रियलाइज नहीं करते। हम उसको बिल्कुल रियलाइज नहीं करते, अच्छा ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट कमिट किया है किसी के साथ में, या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, या सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहा है। ये रियलाइजेशन कब होता है? जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने आते हैं तो ये रियलाइजेशन होता है, उससे पहले किसी को कोई रियलाइजेशन नहीं होता। तो इसके साथ ही थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंडेक्स दिखाऊंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, क्योंकि जुडिशरी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको इंडेक्स पता होना चाहिए। ये जो फर्स्ट पेज होता है ना, जहाँ पे ये सेक्शंस और उन सेक्शंस में क्या क्या दिया गया है, इसे ही इंडेक्स कहते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, इसे ही इंडेक्स कहते हैं। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में इंडेक्स से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश का पेपर हुआ कुछ दिन पहले, हो सकता है आप लोगों को पता हो, और आप लोगों में से कुछ लोगों ने पेपर भी देखा हो। बड़ा इजी पेपर आया था, लॉ का पेपर था, इंडेक्स के क्वेश्चन उसमें ही मिलेंगे। 26 को छत्तीसगढ़ का पेपर है, पेपर हो जाएगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग पेपर देखेंगे, चाहे आप किसी भी क्लास में आप पास आउट हो चुके हैं या अभी एलएलबी कर रहे हैं, अगर आपका सपना जज बनने का है तो आपको पेपर जरूर देखना चाहिए। पेपर जरूर देखेंगे आप, उसमें देखेंगे इंडेक्स के क्वेश्चंस बड़े आ रहे हैं। हरियाणा एडीए का फॉर्म आया है, बिहार जुडिशरी का फॉर्म आ गया है, इनके जितने भी पेपर हो चुके हैं और जितने भी होंगे, आप लोग वो सारे पेपर एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि इंडेक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। मेंस में तो ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि मान लो अगर कोई टॉपिक पूछ लिया और आप उससे रिलेटेड सेक्शन लिख देते हैं, सही सेक्शन लिख देते हैं आपने आंसर में, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन प्री में तो ऑब्वियसली है ही है कि क्वेश्चन ही आया हुआ इंडेक्स से, अगर आप सही करते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे, नहीं करते हैं, सही गलत करते हैं और नेगेटिव मार्किंग है तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो इसलिए बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, और बच्चों को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है, हालांकि डिफिकल्ट इतना है नहीं है। इसे कहते हैं इंडेक्स वाला पार्ट। अब इसमें ये सारे सेक्शंस जितने हैं ये हम सब देखेंगे। इंडेक्स में बहुत स्पेसिफिकली आप लोगों को अभी नहीं बता रहा। सीधे आते हैं हम अपने जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन 1 से, वहां पे आते हैं। आप लोगों को बेयर एक्ट विजिबल है? कोई प्रॉब्लम कोई फेस कर रहा है किसी भी तरीके का तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। चैट बॉक्स इज देयर, होपफुली आप लोगों को दिख भी रहा होगा। तो अगर किसी को किसी तरीके का कोई इशू आ रहा है, बेयर एक्ट नहीं दिख रहा है, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख देंगे। एक बार कोई भी मैसेज करके बताओ कि बेयर एक्ट दिख रहा है। अभिषेक, मोनिका, चलिए। प्रियम्बल से स्टार्ट करते हैं। बेयर एक्ट में प्रियम्बल क्या कहता है? वेयर इट इज एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड certain parts of law relating to contract। तो प्रियम्बल क्या बताता है? प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल ओपनिंग पार्ट होता है। जैसे
आप लोगों में से सबको होपफुली पता ही होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रतिभा, थैंक यू प्रदीप। आप लोगों में से सबको पता ही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर जगह किसी भी एग्जाम में आप या एलएलबी में भी पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल दिखता ही है कि अच्छा प्रियम्बल पढ़ना ही पढ़ना है। तो एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल होता है वैसे ही हर एक्ट में प्रियम्बल है, लेकिन हमें सारे एक्ट का प्रियम्बल नहीं पढ़ना होता, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का ही पढ़ना है। कभी कभी एक दो, मुझे याद है शायद हरियाणा में एक बार इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसलिए मैं अपने बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ तो प्रियम्बल के बारे में भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि भैया देखो प्रियम्बल में ये बात कर रहा है। अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रियम्बल पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिर्फ और सिर्फ उसी का प्रियम्बल हमारे लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो है क्या एक्सपीडियंट का मतलब क्या होता है? नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, अर्जेंट। डिफाइन, अर्थ देना, मीनिंग देना। और अमेंड का मतलब क्या हो गया? चेंजेस लेके आना। किसको डिफाइन करना है, किसको मीनिंग देना है, किसको चेंज करना है? सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। तो अब देखो इसमें सीधी सिंपल सी बात बता रहा है, इस एक्ट का यूटिलाइजेशन या क्यों आगे जो भी बातें, जो भी सेक्शंस हैं हम उनको क्यों पढ़ेंगे या वो क्या बेसिकली कहना चाहते हैं। तो जब भी दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा और उस कॉन्ट्रैक्ट के किसी वर्ड को मीनिंग नहीं मिल रहा, उसको अर्थ नहीं मिल रहा, तो इस एक्ट का हेल्प लिया जाएगा। अगर उसको अमेंड करना है, किसी तरीके का कोई चेंज लाना है, तो इस एक्ट का हेल्प लिया जाएगा। तो सीधी सिंपल सी बात है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का प्रियम्बल क्या कहता है कि ये जो एक्ट है वो डिफाइन करने में हेल्पफुल है, अमेंड करने में हेल्पफुल है। किस चीज को? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के या कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट को। अब कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो कॉन्ट्रैक्ट इज लॉ मेड बिटवीन टू पार्टीज, टू और मोर पार्टीज। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा लॉ है जो पार्टीज खुद आपस में मिल बैठ के बनाती हैं, आपस में मिल बैठ के बात करते हैं और बनाते हैं। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, रूल रेगुलेशन सब कुछ पार्टीज ही डिसाइड करती हैं। It is hereby enacted as follows. Short title section 1 क्या कहता है? This act may be called Indian Contract Act 1872। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जितने भी एक्ट्स हैं इनके ईयर को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, है ना। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है, वो ध्यान रखेंगे आप लोग। एक्सटेंशन कितना है? इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ये बेर एक्ट मेरी थोड़ी पुरानी है ना, नया वाला बेर एक्ट डाउनलोड नहीं हुआ, बेर एक्ट थोड़ा सा पुराना है। तो इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया आएगा क्वेश्चन यहां से, एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। दिस इज कॉल्ड एनफोर्समेंट डेट। ये एनफोर्समेंट डेट है, 1 सितंबर 1872 प्री का क्वेश्चन है ये आपके, बहुत जगहों पे मिलेगा ये कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एनफोर्समेंट डेट क्या है? 1 सितंबर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एनफोर्समेंट डेट 1 सितंबर है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। Savings, nothing herein contained shall affect the provision of any statute, act, or regulation, not hereby expressly repealed, nor any usage or custom of trade, nor any incident of any contract, not inconsistent with the provisions of this act. अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? दिस इज अ जनरल लॉ, जनरल लॉ है ये। तो अगर कोई स्पेशल लॉ बनता है जो कुछ और बात कहता है,
कुछ और बात कहने का मतलब है कि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऑपोजिट नहीं कहता, बट मीनिंग कहीं कुछ और दी गई है। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पार्टीज की कुछ और हैं। अगर कोई स्पेशल लॉ है, कोई स्पेशल स्टैचूट है, तो वो प्रिवेल करेगा। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उस सिचुएशन में प्रिवेल नहीं करेगा। तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है, स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल लॉ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरल लॉ है, अगर कोई स्पेशल लॉ है, कोई कस्टम है, कोई यूसेज है, तो वो प्रिवेल करेगा। कंडीशन क्या होना चाहिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऑपोजिट नहीं होना चाहिए, उसके इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर इनकंसिस्टेंट है तो प्रिवेल नहीं करेगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। सेक्शन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बात करता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज की। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी वर्ड्स यूज हुए हैं, उन वर्ड्स को सेक्शन 2 डिफाइन करता है वन बाय वन। इससे प्री में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन 2 से। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन, कोई किसी तरीके का कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आता है, तो आप चैट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ लेंगे। आइए देखते हैं सेक्शन 2 क्या डिफाइन करता है। 2A जो है वो प्रपोजल के बारे में बात करता है। अब इस तरीके के भी प्री में क्वेश्चन आते हैं कि प्रपोजल कहाँ दिया हुआ है, कौन सा सेक्शन प्रपोजल के बारे में बात कर रहा है। तो सेक्शन 2A प्रपोजल के बारे में बात कर रहा है। अब प्रपोजल, अभी डेफिनेशन क्या है उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, डेफिनेशन को, जो बेयर एक्ट में जो डेफिनेशन दिया हुआ है। एक प्रपोजल की हम नॉर्मल सेंस में, अगर कॉमन सेंस में बात करें, तो प्रपोजल का मतलब क्या है कि आप किसी को कुछ कहते हैं, कुछ बताते हैं, और उस कहने बताने के पीछे आपका इंटेंशन क्या है कि सामने वाले का कंसेंट लेना उस काम के लिए। यही तो है प्रपोजल, और क्या है? किसी स्पेसिफिक पर्सन को आपने कुछ कहा या कुछ बताया, और उस कहने और बताने के पीछे का इंटेंशन क्या है कि उसकी कंसेंट लेना चाहते हैं। और यही सेक्शन 2A भी इसी तरीके से प्रपोजल को डिफाइन करता है। आइए देखते हैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, सिग्निफाइज का मतलब क्या होता है? टू शो। सिग्निफाइज का मतलब होता है दिखाना, प्रदर्शित करना। किसको? टू अनदर, दूसरे व्यक्ति को। और सिग्निफाई क्या करना है? हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा को दिखाता है, फ्री विल को दिखाता है। और ये फ्री विल किस चीज का? टू डू, कोई काम करने के लिए, और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या किसी काम को ना करने के लिए। दो चीजें हैं, ध्यान में रखिएगा। विलिंगनेस किस किस चीज की? टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। दो चीजें, टू डू एनीथिंग और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। दोनों में से किसी एक चीज के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई करता है, मतलब अपना इंटेंशन दिखाता है। और इस विलिंगनेस को सिग्निफाई क्यों करता है, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है? विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर। जिस व्यक्ति को विलिंगनेस दिखाया गया उसकी कंसेंट लेनी है। जिस व्यक्ति को विलिंगनेस दिखाया गया है उसकी कंसेंट लेनी है। किस चीज के लिए? उस एक्ट के लिए, जिस एक्ट को करने के लिए विलिंगनेस दिखाया गया है उसके लिए, या जिस एक्ट को, या एब्सटिनेंस को, इसे हम एब्सटिनेंस कहते हैं। एब्सटिनेंस का मतलब किसी काम को ना करना। तो किसी काम को ना करने के लिए जो विलिंगनेस दिखा रहे हैं उसके लिए कंसेंट लेनी है।
जैसे ही ये विलिंगनेस सिग्निफाई करेंगे, मान लिया जाएगा प्रपोजल हो गया। एक एग्जांपल दूं मैं, बड़ा सिंपल सा। ए बी के पास आता है और कहता है कि मैं अपनी रेड कलर की कार को बेचना चाहता हूं, विल यू बाई? ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिएगा। ए बी के पास आता है और कहता है मैं अपनी रेड कलर की कार को बेचना चाहता हूं, खरीदोगे? ए ने क्या किया? सिग्निफाई किया, मतलब शो किया। क्या? विलिंगनेस। और किस चीज का? टू डू, कार को बेचने की विलिंगनेस को सिग्निफाई करना। बी को जैसे ये सिग्निफाई किया, कह दिया जाएगा ए ने प्रपोज कर दिया, प्रपोजल दे दिया। और इसके पीछे का, इस सिग्निफिकेंस के पीछे का इंटेंशन क्या है? ए बी की कंसेंट चाहता है, और कुछ भी नहीं है। ए बी की कंसेंट चाहता है, इसलिए उसने सिग्निफाई किया। तो जैसे ही एक व्यक्ति दूसरे को किसी काम को करने के लिए या किसी काम को ना करने के लिए अपनी विलिंगनेस दिखाता है, और उस विलिंगनेस के दिखाने के पीछे का इंटेंशन क्या है? देखो यहाँ इंटेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस विलिंगनेस को दिखाने के पीछे का इंटेंशन क्या है? कि वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कंसेंट लेना चाहता है। मान लिया जाएगा कि प्रपोजल दिया गया। अब यहाँ पे दो चीजें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इंटेंशन होना चाहिए, और जिस व्यक्ति का कंसेंट लेना वो व्यक्ति स्पेसिफिक होना चाहिए। अब मान लो एक ए जाता है मार्केट में और कहता है मैं अपनी रेड कलर की कार बेचना चाहता हूं, दिस इज नॉट प्रपोजल, दिस इज नॉट एट ऑल प्रपोजल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो किसी का कंसेंट, किसी का एसेंट सीख नहीं कर रहा, किसी से कंसेंट नहीं मांग रहा वो बिल्कुल भी। वो बस ऐसे मार्केट में गया और उसने कहा मैं अपनी रेड कलर की कार बेचना चाहता हूं, दिस इज नॉट प्रपोजल। जब वो बी के पास जाएगा और कहेगा भाई मैं अपनी रेड कलर की कार बेचना चाहता हूं, खरीदोगे? यहां पे बी स्पेसिफिक पर्सन है। कार बेचने के लिए आप अपनी विलिंगनेस उसे दिखा रहे हो, और इंटेंशन क्या है? कि आप उसकी कंसेंट लेना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रपोजल। क्लियर है आप लोगों को प्रपोजल का डेफिनेशन? सेक्शन 2A जो है वो प्रपोजल को डिफाइन करता है। वो फुल्ली आप लोगों को क्लियर होगा। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो प्लीज बताएंगे, और क्लियर है तो भी आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। बहुत इजी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है। टू बी, टू बी कहता है when the person to whom proposal is made, अब प्रपोजल कर दिया गया भैया, ए ने कह दिया बी को कि मैं अपनी रेड कलर की कार बेचना चाहता हूं, खरीदोगे? अब बी ने क्या किया? सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू। ये देयर टू बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कोई कोई भी वर्ड ऐसे ही बेरेक्ट में नहीं लिखा जाता। देयर टू वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट है। देयर टू का मतलब जो प्रपोजल दिया गया उसी प्रपोजल को आपने एक्सेप्ट किया एज इट इज। ठीक है? ऐसा नहीं है आप लगे उसमें चेंज करने के लिए। जैसे हम दुकान पे जाते हैं ना, पूछते हैं भैया ये सामान कितने का दिया, उसने कहा 100 रुपए का, आपने नहीं 50 रुपए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस। जैसे ही आपने कहा नहीं 50 रुपए, दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस। फिर वहां पे एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। वो 100 रुपया उसने कहा, आपने कहा ठीक है भैया दे दो, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। तो व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, जिस व्यक्ति को प्रपोजल किया गया उसने सिग्निफाई, देखो यहां पे भी सिग्निफाई वर्ड यूज है। सिग्निफाई का मतलब क्या होता है? शो, इंडिकेशन। शो हिज एसेंट, अपना कंसेंट दे दिया। और कैसा? जैसा प्रपोजल आया था उसी को कंसेंट दिया। द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। कहा जाएगा कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, और व्हेन अ प्रपोजल एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस,
और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो उसे प्रॉमिस कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्री में, जितने भी डेफिनेशन है सब प्री के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। जितने भी ये डेफिनेशंस हैं ये सब प्री के क्वेश्चन है। जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो वो प्रॉमिस बन गया। और एक्सेप्टेड कब कहा जाएगा? जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया गया जब वो अपनी कंसेंट को सिग्निफाई कर देता है, दिखा देता है, शो कर देता है, या मैं दूसरी लैंग्वेज में और आसान भाषा में कहूं तो कम्युनिकेट कर देता है अपनी एक्सेप्टेंस को, तो मान लिया जाएगा कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, प्रॉमिस कहलाता है। ये सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। अब वही वाला इलस्ट्रेशन मैं फिर से लूं। ए ने बी को कहा कि भाई मैं अपनी रेड कलर की कार बेचना चाहता हूं, खरीदोगे? और बी ने कहा हाँ बिल्कुल। हो गया, प्रॉमिस एक्सेप्टेड। और जब एक्सेप्टेड हो गया तो प्रॉमिस, सॉरी प्रपोजल एक्सेप्टेड, और जब एक्सेप्टेड हो गया तो प्रॉमिस कहलाया। अब मान लो यहीं पे एक 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 छोटा सा पॉइंट मैं और आपको बता दूं। ए ने कहा बी को कि भाई मैं अपना रेड कलर का कार बेचना चाहता हूं। बी के मन में तो है कि चलो बड़ी अच्छी डील है, खरीद लेते हैं, लेकिन वो ए को सिग्निफाई नहीं करता, ए को अपनी कंसेंट नहीं देता, बताता नहीं, कम्युनिकेट नहीं करता, तो भी ये एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। ऐसा नहीं है कि मैंने मन में रख लिया और मैं मानूं कि हाँ चलो मैंने कम्युनिकेशन दे दिया, एक्सेप्टेंस दे दिया, दिस इज नॉट डन। आपको सिग्निफाई करना पड़ेगा। ये देखो वर्ड बड़ा सोच समझ के यूज किया गया यहाँ पे। तो प्रपोजल का एक्सेप्टेंस, अगर कंसेंट दे दिया जाता है तो एक्सेप्टेड माना जाएगा, और एक्सेप्टेड प्रपोजल को ही प्रॉमिस कहा जाता है। टू सी बताता है वर्ड्स, द पर्सन मेकिंग प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर। ये सब प्री के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति प्रपोजल दे रहा है उसे क्या कहेंगे? प्रॉमिसर कहेंगे। और जो व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है प्रपोजल को उसे प्रॉमिसी कहते हैं। प्रॉमिसर कौन है? जो प्रपोजल दे रहा है, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे प्रॉमिसी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ये सारे डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2D बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, प्री में बहुत बारी पूछा जाता है। 2D बात करता है कंसिडरेशन के बारे में। 2D जो है वो कंसिडरेशन को डिफाइन करता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन के बिना वैलिड नहीं होता। सेक्शन 25 में पढ़ेंगे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन के बिना वैलिड नहीं माना जाता। अब वो कंसिडरेशन है क्या? वही सेक्शन 2D डिफाइन करता है। जैसे छोटा सा बताऊं, अभी डेफिनेशन में आने से पहले बताऊं कि आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो, सपोज करो कि मैगी ही खरीदने गए, तो आप शॉपकीपर को 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए जितने का भी मैगी है आप वो नोट पकड़ाओगे ना। शॉपकीपर के लिए वो कंसिडरेशन है, और आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? वो मैगी है। तो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिलता है, ध्यान रखिएगा। शॉपकीपर के लिए कंसिडरेशन वो नोट है 100 रुपए का या 50 रुपए का या 10 का, जो कुछ भी है। और जो आप मैगी खरीदने गए हैं आपके लिए वो मैगी कंसिडरेशन है। और ऐसा ही कुछ सेक्शन 2 डिफाइन करता है कंसिडरेशन को। आइए देखते हैं कंसिडरेशन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि कंसिडरेशन कहाँ डिफाइंड है। सेक्शन 2D में कंसिडरेशन डिफाइंड है। आइए देखते हैं क्या कहता है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसर के डिजायर पे, प्रॉमिसर के विल पे, प्रॉमिसर के इच्छा पे। प्रॉमिसर कौन है? जिसने प्रपोजल दिया है वही प्रॉमिसर है। तो प्रॉमिसर के डिजायर पे प्रॉमिसी जो एक्सेप्टेंस देता है, और एनी पर्सन, प्रॉमिसी के अलावा भी, प्रॉमिसी के बिहाफ पे कोई और व्यक्ति। इसका एक कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा आगे आप लोगों को। प्रॉमिसी के अलावा, प्रॉमिसी के बिहाफ पे कोई और व्यक्ति भी हैज डन।
कोई काम करता है और abstained फ्रॉम डूइंग या कोई काम नहीं करता है, जैसा भी डिजायर प्रोमिसर ने शो किया। अगर प्रोमिसर कोई काम करने को कहता है तो उसने वो काम कर दिया, प्रोमिसर किसी काम को ना करने को कहता है और प्रोमिसी ने वो काम नहीं किया। और डज, ये प्रेजेंट, ये पास्ट की बात कर रहा था। हैज डन वाली जो बात है या ऑब्स्टेंड वाली, ये पास्ट की बात कर रहा है। पहले कर दिया प्रोमिसर के डिजायर पे प्रोमिसी ने, या नहीं किया जो जिस चीज के लिए डिजायर दिखाया गया। और डज, ये प्रेजेंट में करता है या abstains फ्रॉम डूइंग, नहीं करता है। प्रोमिसी प्रोमिसर के डिजायर पे कोई काम करता है या कोई काम नहीं करता है। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट की बात कर रहा है। और आगे फ्यूचर भी है इसमें। और प्रोमिसेस टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग, किसी काम को करने के लिए प्रॉमिस करता है या किसी काम को ना करने के लिए प्रॉमिस करता है। आ गया फ्यूचर। तो तीनों टेंसेस यहां इन्वॉल्व हैं। डूइंग समथिंग, सच एक्ट और एब्स्टिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। तो ये जो पहले किया गया है काम प्रेजेंट समय पे, या एब्स्टिनेंस जो रहा है पास्ट का वो, या प्रेजेंट में जो काम कर रहा है या अब्सटेन कर रहा है, या फ्यूचर के लिए जो प्रॉमिस किया है काम करने का या अब्सटेन करने का, वो क्या कहलाएगा? कंसिडरेशन कहलाएगा। तो कंसिडरेशन में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों है, ध्यान रखिएगा। गुड इवनिंग जतिन। बिल्कुल अभिषेक, समथिंग इन रिटर्न कॉल्ड कंसिडरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये आता भी है, बहुत बारी आया हुआ है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप लोगों को मिलेगा। तो कंसिडरेशन क्या है? जब प्रॉमिसी प्रोमिसर के डिजायर पे, यहां प्रोमिसर का डिजायर होना चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए, उसका विल होना चाहिए प्रोमिसर का। और उसके विल पे काम कौन कर रहा है, उसके डिजायर पे कौन कर रहा है? प्रोमिसी काम कर रहा है। काम क्या किया गया है? और प्रोमिसी या उसके बिहाफ पे, प्रोमिसी के बिहाफ पे कोई और भी काम कर सकता है, थर्ड पर्सन भी काम कर सकता है। पास्ट में हैज डन और abstained फ्रॉम डूइंग, प्रेजेंट में डज और abstains फ्रॉम डूइंग, या फ्यूचर में प्रॉमिस करता है भैया मैं काम करूंगा या काम नहीं करूंगा। दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। अब पास्ट वाली जो बातें हैं वो हम देखेंगे क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट जब आगे हम पढ़ेंगे 68 से ऑनवर्ड्स, तो देखेंगे पास्ट वाली चीजें। ठीक है, वहां पे मैं बताऊंगा कि पास्ट वाला कंसिडरेशन कैसा है। या थोड़ा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूं कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति बीमार है और वो बाहर नहीं जा पा रहा है दवाइयाँ लाने के लिए। उसका पड़ोसी आता है और उसके लिए दवाइयाँ ववाइयाँ लेके अपने पैसों से उसकी दवाई ट्रीटमेंट करवाता है और उसके बाद अपने घर चला जाता है। जो भी नेसेसरी चीजें वो सब कुछ ला के देता है। तो जब बीमार व्यक्ति ठीक हो जाएगा तो उसका पैसा रिटर्न, अपने पड़ोसी का पैसा रिटर्न करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अब यहां पे काम क्या हुआ था? पास्ट में हुआ था। ठीक है। अब प्रेजेंट और फ्यूचर वाला, भाई आप प्रेजेंट में जाते हैं, कोई जमीन का सौदा करने गए, आप प्रॉपर्टी देखी, चलो भैया ठीक है, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, आपने पैसे दिए, प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। या कपड़े वपड़े लेने ही जा रहे हैं, आपने कपड़ा देखा, अच्छा अच्छा लगा, आपने शॉपकीपर को पैसे दिया, सामान ले लिया। या फ्यूचर में कोई जमीन है जिसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ने वाली है, आपने उसके ओनर से कांटेक्ट किया कि भैया ठीक है अभी मत दो, आगे दे देना। या मान लो जमीन पे पेड़ वेड़ है, आपने कहा कि भाई जब जमीन बेचना तो अब किसी और को ये जो पेड़ है ये किसी और को मत बेचना, ये मुझे बेच देना। तो ये फ्यूचर के लिए हो गया। वो जब बेचेगा तो फिर वो, अगर उसको ठीक लगेगा तो वो आपको दे देगा।
जो भी आप लोग के बीच में कॉन्टैक्ट। तो सेक्शन 2D क्या बात करता है, कंसिडरेशन के बारे में बात करता है। आज की क्लास में यही एंड कर रहा हूँ, और कल 8 बजे मैं फिर आप लोगों से मिलूंगा। होपफुली आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। मेरा फर्स्ट लेक्चर था, और जो लोग लेट आए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि 8 बजे आप लोग आएँ क्लास में। स्टार्टिंग से बने रहेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और मैं जल्दी ही अपना एक टेलीग्राम का चैनल भी बनाऊंगा, और उस पे आप सब लोग हम लोग कनेक्ट भी हो सकते हैं, और किसी तरीके का कोई भी डिस्कशन सब्जेक्ट से लेकर रिलेटेड या जो भी नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, जो आ रहे हैं, वो सब कुछ मैं शेयर करता रहूंगा। जो भी इंफॉर्मेशन हम एक दूसरे से शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। फीडबैक ज़रूर देंगे क्लास का, जिससे मुझे भी अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलता रहे। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू प्रतिभा, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। कल 8 बजे मिलेंगे। थैंक यू विनय। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों गायत्री मंत्र